नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो दोस्तों, आज से आपका बीएड का जो नया सेशन 2020 है उसकी लेक्चर वीडियोस जो है वो स्टार्ट होने जा रही हैं, जिसमें हम सबसे पहले, अगर आपने इंक्लूसिव एजुकेशन का सब्जेक्ट देखा होगा तो उसके अंदर आपके बहुत सारी अलग अलग डिसेबिलिटीज़ हैं, अलग अलग अक्षमताएं हैं। जैसे कि आपका सेंसरी डिसेबिलिटी हो गई, उसके अंदर आपका हियरिंग आ जाता है, विजुअल इम्पेयरमेंट आ जाता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड आ जाता है। इसके अलावा आपका मेंटल डिसेबिलिटी आ जाती है, जिसमें कि आपका टैलेंटेड बच्चा, गिफ्टेड बच्चा या मेंटली रिटार्डेड बच्चा आ जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी डिसेबिलिटी आपकी हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। अब जब आप उनको पढ़ते हैं वन बाय वन तो काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने एक डिसेबिलिटी फिनिश की, दूसरी डिसेबिलिटी जब आप पढ़ रहे होते हैं तो फर्स्ट डिसेबिलिटी से वो चीज़ें मिक्सड अप हो जाती हैं या कन्फ्यूजन हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम सेंसरी डिसेबिलिटी को कंप्लीट एक ही वीडियो में देखेंगे इन कंपैरेटिव फॉर्म। कंपैरेटिव फॉर्म का मतलब यहाँ पर है कि हम हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट और फिजिकली चैलेंज्ड, इन तीनों डिसेबिलिटी को एक साथ कंपैरेटिव फॉर्म में देखेंगे, ताकि हमें इनके बीच डिफरेंस क्या है और इनके बीच सिमिलैरिटीज़ क्या है वो साथ साथ पता चलता रहे और किसी भी तरह का डाउट हमारे माइंड में रह रहा है। तो इससे हमारे दो फायदे रहेंगे। सबसे पहला कि हमारा एक ही वीडियो में तीनों टॉपिक्स बहुत ही मज़े से क्लियर हो जाएंगे, और दूसरा बेनिफिट ये रहेगा कि इनमें आपस में कोई भी डाउट आपके जो है वो नहीं रहेंगे। तो आपको ये तीनों टॉपिक बहुत ही मज़े से बिल्कुल क्लियर आपके जो है आज हो जाने वाले हैं। सारे डाउट जो है आज आपके फिनिश हो जाने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा तीन तरह की डिसेबिलिटी आपके सामने है। सबसे पहले है आपकी श्रवण बाधिता यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट। ये वो इम्पेयरमेंट है जिस वजह से बच्चे को सुनाई नहीं देता, या तो बच्चे को कम सुनाई दे या बच्चे को बिल्कुल पूरी तरीके से सुनाई ही ना दे। तो मतलब सुनने में अक्षमता है, बच्चे को सुनने में समस्या आ रही है। तो अगर बच्चे को सुनने में समस्या आ रही है तो मतलब बच्चा जो है वो श्रवण बाधिता बच्चा है, हियरिंग इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम जो है वो बच्चे के साथ है। इसके बाद नेक्स्ट आती है दृष्टि बाधिता यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी कि ऐसे बच्चे जिनको देखने में दिक्कत होती है। अब देखने में दिक्कत होती है तो ये दिक्कत कई तरह की हो सकती है, जैसे कि या तो बच्चे को दूर का नहीं दिखाई देता हो, या बच्चे को नज़दीक का ना दिखाई देता हो, या बच्चे को पूरी तरीके से ना दिखाई देता हो, बच्चा पूर्णतः नेत्रहीन हो, ब्लाइंड हो पूरी तरीके से। इसके बाद थर्ड आ जाता है शारीरिक अक्षमता यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड। अगर कोई बच्चा डेली लाइफ के जो एक डेली रूटीन के छोटे मोटे वर्क होते हैं, जैसे चलना उठना, अपना पर्सनल वर्क्स जो होते हैं, अगर वो बच्चा वो भी काम नहीं कर पा रहा है, अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रहा है, चल फिर नहीं पा रहा है, तो मतलब बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है, शारीरिक रूप से बच्चा अक्षम है। तो ये आपकी तीन डिसेबिलिटी है जो कि आपकी सेंसरी से जुड़ी हुई है। सेंसरी यानी कि आपकी ज्ञानेंद्रियों से जुड़ी हुई है, अपनी ई सेंसेस से जुड़ी हुई है। तो ये तीन डिसेबिलिटी आपको यहाँ पर करनी है। आई होप आपको डिसेबिलिटी क्या है ये तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे अगर हम चलेंगे इनके टाइप्स पर, तो आपके स्क्रीन पर टाइप्स भी आ गए हैं। तो टाइप्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें हियरिंग इम्पेयरमेंट की, तो जो हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है वो 4 तरीके का होता है, 4 टाइप्स का आपको होता है। सबसे पहला आता है कम श्रवण बाधित बालक, माइल्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट तो है, सुनने की दिक्कत तो है, लेकिन बहुत ही माइल्ड है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आप कह सकते हैं कि बच्चा, अगर आप नॉर्मल आवाज़ में बात कर रहे हैं तो बच्चा उस बात को सुन लेगा, लेकिन अगर आप धीरे धीरे बात कर रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं, तो वो बच्चे को सुनाई नहीं देती। यानी कि बच्चे को अगर कोई धीमी आवाज़ में बात कर रहा है तो बच्चे को नहीं सुनेगी, नॉर्मल आवाज़ में अगर कोई बात कर रहा है तो बच्चे को सुनाई देगी। तो यहाँ पर बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही हल्की सी प्रॉब्लम है, माइल्ड प्रॉब्लम है, उससे उसको ज़्यादा दिक्कतें महसूस नहीं होती है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसके अंदर बच्चे की जो सुनने की क्षमता होती है वो डेसिबल में अगर हम मेज़र करें तो 26 से 40 के लगभग होती है। यानी कि बच्चा जो है 26 से 40 डेसिबल तक की साउंड जो है वो सुन सकता है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आता है मंद श्रवण बाधित बालक यानी कि मॉडरेट हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि बच्चे की जो डिसेबिलिटी है मॉडरेट लेवल की है, जिसके अंदर बच्चा नॉर्मल वॉइस को नहीं सुन पाता। अभी तक हमने क्या देखा कि बच्चा धीमी आवाज़ को नहीं सुन पाता था, नॉर्मल वॉइस अगर आप बात कर रहे हैं तो सुन लेगा, लेकिन यहाँ पर बच्चा नॉर्मल वॉइस को भी नहीं सुन पाएगा। आप थोड़ा सा तेज बोलेंगे तब जाकर बच्चा जो है वो सुनेगा। यहाँ पर बच्चे की डेसिबल जो होती है, साउंड डेसिबल, वो 41 से 60 dB तक की होती है। इसके बाद थर्ड लेवल आता है गंभीर रूप से श्रवण बाधित बालक,
यानी कि सेवर हियरिंग इम्पेयरमेंट। यहाँ पर जो बच्चे की डिसेबिलिटी है वो बिल्कुल गंभीर लेवल पर आ चुकी है, हाई लेवल पर जा चुकी है। मतलब यहाँ पर बच्चा ना ही तो धीमी आवाज़ सुन सकता, ना नॉर्मल आवाज़ सुन सकता, ना ही तेज बोलने पर सुन सकता। आप बहुत ज़्यादा तेज बोलोगे, बहुत लाउड आप बोलोगे तो ही बच्चे को थोड़ा बहुत सुनाई देगा, नहीं तो नहीं सुनाई देगा। ठीक है, बहुत तेज आपको बोलना पड़ेगा। तो ये हो जाता है आपका सेवर हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिसमें कि डेसिबल कितनी साउंड चाहिए बच्चे को, 61 से 80 डेसिबल की साउंड चाहिए, तब जाकर वो सुन पाएगा कुछ। और लास्ट में आता है पूर्ण श्रवण बाधित बालक, प्रोफाउंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि जो बच्चा पूरी तरीके से क्या है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, बिल्कुल भी उसको नहीं सुनाई देता। आप कितनी भी तेज बोल लीजिए उसको नहीं सुनाई देगा। तो ये 4 टाइप्स आपके होते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के। सबसे पहला ऐसा बच्चा जिसको कि अगर कोई धीरे धीरे बात कर रहा है तो उसको नहीं सुनाई देगा। दूसरे नंबर पर आता है कि अगर कोई बच्चा नॉर्मल वॉइस में बात कर रहा है तो भी उसको नहीं सुनाई देगा, उसके लिए आपको तेज बोलना पड़ेगा। इसके बाद एक बच्चा ये आता है कि जिसको अगर तेज भी बोल रहा है तो भी नहीं सुनेगा, आपको बहुत तेज बोलना पड़ेगा, तब जाके इसको थोड़ा बहुत सुनाई देगा। और लास्ट में आता है जिसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। तो ये 4 टाइप्स होते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब अगर बात करें विजुअल इम्पेयरमेंट के टाइप्स, यानी कि दृष्टि बाधिता के प्रकार कितने तरह के होते हैं, तो 2 टाइप्स का आपका ये होता है। पहला आंशिक रूप से दृष्टि बाधित, यानी कि पार्शियली साइटेड, मतलब बच्चे को दिक्कत है देखने में लेकिन पार्शियली रूप से, यानी कि या तो बच्चे को दूर का नहीं दिखाई देता या बच्चे को नज़दीक का नहीं दिखाई देता। जैसे बच्चे को नज़दीक का नहीं दिखाई देता लेकिन दूर का वो बच्चा देख सकता है इजीली, या ऐसा भी हो सकता है बच्चे को दूर का ना दिखाई देता हो, नज़दीक का दिखाई देता हो। तो ये आ जाता है आपका पार्शियली साइटेड में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालक, यानी कि ये वो बच्चे हो जाते हैं जो ब्लाइंड होते हैं, पूरी तरीके से नेत्रहीन बच्चे होते हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, ना चाहे वो दूर का हो चाहे पास का हो, पूरी तरीके से ब्लाइंड बच्चे हो। ऐसे बच्चों के लिए हम जो है ब्रेल लिपि का यूज़ करते हैं। कौन सा? ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाता है उनको पढ़ाने में, एजुकेट करने में। इसके बाद अगर बात करें फिजिकली हैंडीकैप्ड के टाइप्स, कि जो शारीरिक अक्षमता है वो कितनी तरह की होती है, तो ये भी 2 तरह की होती है। एक तो है अपंग बालक, हैंडीकैप्ड चाइल्ड, यानी कि जैसे जब बच्चे का कोई बॉडी पार्ट ना हो या बॉडी का पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है। इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं, तो आपको शायद सही दिख जाएगा। चलिए, हाँ देखिए, अब दिख रहा होगा आपको। तो हैंडीकैप्ड बच्चा क्या हो गया, जो कि किसी तरीके से शारीरिक रूप से बच्चे का कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो खराब हो रहा हो या ना हो। इसमें आ जाता है कि हम 4 टाइप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेवल आप कह सकते हैं। हैंडीकैप्ड के लेवल होते हैं, जैसे कि 40% से कम, बच्चे का कोई बॉडी पार्ट है जो 40% से कम खराब है। तो पहला होता है 40% से कम, माइल्ड, यानी कि बच्चे को जो हैंडीकैप्ड है वो माइल्ड है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि बच्चे का 40% से कम जो है वो कोई भी बॉडी पार्ट है, चाहे हाथ हो चाहे पैर हो, वो 40% से कम जो है वो खराब है, यानी कि लगभग 60% तक आपका जो बॉडी पार्ट है वो काम करता है। इसके बाद आता है मॉडरेट लेवल, यानी कि बच्चे का जो बॉडी पार्ट है, कोई भी, चाहे हाथ हो चाहे पैर हो या कोई भी अलग बॉडी पार्ट हो, तो वो 40% या इससे ज़्यादा जो है काम नहीं करता, लगभग कुल 40% ही मिलकर काम करेगा वो। इसके बाद होता है 70% या इससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो बच्चे को, सवर प्रॉब्लम है लेवल की, यानी कि बच्चे का सिर्फ 30-40% ही जो है बॉडी पार्ट काम करता है। और उसके बाद आता है 100%, यानी कि बच्चे का पूरी तरीके से 100% बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा है, यानी कि पूरा हाथ ही ना होना या पूरा पैर ना होना, तो ये जो है 100% प्रोफाउंड लेवल का हैंडीकैप कहलाता है। अब ये तो वो प्रॉब्लम है, बच्चे का कोई बॉडी पार्ट नहीं है। अब इसके अलावा कुछ ऐसी भी हेल्थ इम्पेयरमेंट होती है जो कि स्वास्थ्य से रिलेटेड होती है, हेल्थ से रिलेटेड होती है, यानी कि बच्चे को कुछ बीमारी हो जाने के कारण बच्चा जो है हैंडीकैप्ड हो जाए, जैसे कि बच्चे को पैरालाइज हो जाए या पोलियो हो जाए या न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर हो जाए, ठीक है, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, ब्रेन डिसऑर्डर आप कह सकते हैं उसको, या अंग भंग, कोई चोट वगैरह आपको लगी, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई बीमारी हुई जिसकी वजह से आपके बॉडी का कोई पार्ट जो है वो कट करना पड़े, तो ये आपका आ जाता है इसके अंदर। तो ये वो प्रॉब्लम्स है, बच्चा हैंडीकैप्ड है लेकिन किसी बीमारी की वजह से चलते हुए, कोई बीमारी या कोई दुर्घटना के कारण बच्चा जो है हैंडीकैप्ड हो गया, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स में जो है हमने डिवाइड किया हुआ है फिजिकली हैंडीकैप्ड को। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा कि हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट और फिजिकली हैंडीकैप्ड, इनकी कैटेगराइजेशन कैसे की हुई है, टाइप्स किस तरीके से है। चलिए, अब आगे अगर बात करें रीजंस की, कि भाई इन प्रॉब्लम्स के कारण क्या हैं, रीजंस क्या हैं, तो अगर हम बात करें कि हियरिंग इम्पेयरमेंट के क्या कारण हैं, तो हो सकता है
कि जो प्रेग्नेंट लेडी हो उन्होंने कोई जहरीला पदार्थ या नशीला पदार्थ वगैरह खा लिया हो, या फिर कुपोषण का वो शिकार हो, मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, कोई ड्रग्स वगैरह या कोई भी पॉइजनस चीज़ें ले ली हो, जिसकी वजह से जो है बच्चा हो सकता है कि जन्म से ही बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम हो। या ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो बहुत तेज़ दवाइयों का इस्तेमाल कर रही हो, यानी कि दवाइयों का आपने देखा होगा मेडिसिन की पावर आती है, तो वो बहुत हाई पावर की मेडिसिन जो है वो यूज़ कर रही हों, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। इसके अलावा जन्म के टाइम पर अगर बच्चे को ऑक्सीजन ना मिल पा रही हो, कम ऑक्सीजन हो, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या बच्चे को कोई बीमारी हो जाए जैसे कि खसरा, चेचक, मोतीजरा, कुकर, खांसी, कान में मवाद आना, इस तरह की कोई डिसीज़ हो जाए, बच्चे को बीमारी हो जाए जिसकी वजह से बच्चे की जो सुनने की क्षमता है वो चली जाती है। इसके बाद हो सकता है कि किसी दुर्घटना हो जाने पर, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए जिसकी वजह से बच्चे की सुनने की क्षमता जो है वो चला जाए, हियरिंग इम्पेयर्ड हो जाए बच्चा। यह हेरिडिटी की वजह से भी हो सकता है, आनुवांशिकता की वजह से, कि बच्चे के माता पिता में से कोई एक हो जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम हो, तो बच्चे की भी हो सकती है। अब अगर बात करें विजुअल इम्पेयरमेंट की, तो इसमें बच्चा जन्म से भी नेत्रहीन हो सकता है, कि जन्म से ही बच्चा ब्लाइंड है, या कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई चोट या दुर्घटना लगी, उसके कारण बच्चे की आंखों की रोशनी चली जाए, तो वो भी कारण हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है, कई बार क्या होता है कि बच्चा घर में कोई नशीली चीज़ें रखी हुई है, या जहरीली दवाई, जैसे कि मच्छर को मारने की कोई दवाई रखी हुई है, या कीट पतंगों को या छिपकली वगैरह को भगाने की, इस तरह की कोई जहरीली चीज़ें रखी हुई हों, नीला धोता, पेट, शीशा, इस तरह की चीज़ें जो रखी हुई हैं और बच्चा उनको खा ले, तो उसकी वजह से भी बच्चे की रोशनी, आंखों की रोशनी जो है वो जा सकती है, बच्चा ब्लाइंड हो सकता है। या कई बार ऐसा होता है कि कोई नॉर्मल बीमारी है, मान लीजिए कोई फीवर ही है या कोई भी एक नॉर्मल बीमारी है जो हो जाती है, लेकिन वो बीमारी लंबे समय तक बच्चे को होती रहे, तो वो उसकी वजह से भी बच्चे की आंखों पर प्रभाव पड़ता है। या जैसे कि शुगर है बच्चे को, या व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को शुगर है और बहुत लंबे समय तक शुगर बहुत ज़्यादा हाई चलती है, उसकी वजह से भी आंखों की रोशनी पर फर्क पड़ सकता है। तो ये आपके जो है विजुअल इम्पेयरमेंट के रीज़न हो सकते हैं। और हैंडीकैप्ड के रीज़न की अगर बात करें तो वही एक तो ये ही हो जाएगा कि जन्म के समय या प्रेग्नेंट लेडी जो है वो कुपोषण का शिकार हो, या जब जन्म हो रहा हो तब जन्म के समय कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, उसकी वजह से भी हो सकता है। या कोई बीमारी हो जाए बच्चे को, जैसे कि आपने अभी टाइप्स में भी देखा कि कई बार किसी बीमारी की वजह से भी बच्चा जो है पैरालाइज हो जाता है, लकवा जो कहते हैं जिसको हिंदी में, या कोई अटैक आ जाता है, ठीक है, या पोलियो हो जाता है, तो बीमारी की वजह से भी बच्चा हैंडीकैप्ड हो सकता है। या हेरिडिटी के कारण भी हो सकता है कि बच्चे के माता पिता में से कोई एक हो जिनको कि फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, तो बच्चे में वो प्रॉब्लम आ सकती है। या कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना हो जाए जिसकी वजह से बच्चा जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड हो जाए। तो ये रीज़न्स जो है वो हो सकते हैं, तीनों प्रॉब्लम्स के, तीनों डिसेबिलिटीज़ के जो रीज़न्स हैं वो यहाँ पर बता दिए गए हैं। अब अगर आगे चलें तो नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, यानी कि आपके क्लास में अगर आप एज अ टीचर कहीं पढ़ा रहे हैं तो आप कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई बच्चा है जिसको कि देखने में दिक्कत है, आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे, उसकी क्या क्या ऐसी आप पहचान कर सकते हैं जिसकी वजह से आप पता लगा पाएंगे कि हाँ इस बच्चे को देखने में दिक्कत हो रही है या इस बच्चे को सुनने में दिक्कत हो रही है। रियली में इन चीज़ों को इमेजिन कीजिए, अपने आप आपके आंसर आते जाएंगे। जैसे अगर कोई बच्चा देख नहीं सकता है, देखने में प्रॉब्लम है, उसकी आईसाइट वीक है, तो कैसे पता चलाएंगे। बच्चा जो है बार बार आंखों को मलता रहता होगा, बच्चा जो है बहुत ही ध्यान से अपने फेस को थोड़ा आगे कर कर देखने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है, या बच्चा बार बार रिपीट करने के लिए कहेगा, तो ये प्रॉब्लम बच्चे के सामने हो सकती है, जिसकी वजह से आप पता लगा सकते हैं कि बच्चे को देखने में कहीं ना कहीं दिक्कत महसूस हो रही है। उसके बाद आप उससे कुछ क्वेश्चंस करके कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ें पॉइंट लिखनी है, जनरल पॉइंट्स, कोई ऐसा नहीं है कि रटी रटाई बातें लिखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि सुनने की दिक्कत है तो क्या करेगा बच्चा, कि बच्चा जो है अध्यापक के होठों की गतिविधि यानी कि जेस्चर्स या एक्टिविटीज़ पर जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उस बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा सही से, तो टीचर्स के जेस्चर्स के थ्रू वो बातों को समझने की कोशिश करता है। या टीचर्स को बार बार रिपीट करने के लिए कहेगा कि मैम आपने क्या कहा, या मैम दोबारा बता दीजिए, या सर दोबारा बता दीजिए, तो रिपीट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। ऐसे बच्चे को जिनको सुनने में दिक्कत होती है, इनको नॉलेज नहीं होती लैंग्वेज की, किसी भी भाषा की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, प्रोनाउंसिएशन में इनको अक्सर प्रॉब्लम होती है, या सेम साउंड्स के जो वर्ड होते हैं उनको सुनने में इनको दिक्कत होती है। ये बच्चे अपने आप को खुद को असामान्य मानते हैं, ये मानते हैं कि मैं क्लास में सब बच्चों से एबनॉर्मल हूँ या सब बच्चों से थोड़ा अलग हूँ, और ये प्रॉब्लम हर तरह के बच्चे के साथ आ सकती है। बच्चे में कोई भी कमी हो, कोई भी डिसेबिलिटी हो, वो बच्चा खुद को अलग ही सोचेगा,
उसका कॉन्फिडेंस अपने आप ही कम हो जाएगा। एकाग्रता नहीं होती, ऐसे बच्चा जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाता है अपनी पढ़ाई में, स्टडी में, एजुकेशन में कंसंट्रेट नहीं कर पाता, क्योंकि मान लीजिए वो सुन रहा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा, तो उसका कंसंट्रेशन जो है खत्म हो जाएगा। सेम साउंड्स के अगर कोई वर्ड है तो उसमें बच्चे को जो है प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है। ये बच्चे बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, ठीक है, इनकी जो वॉइस होती है, वॉल्यूम होती है, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। अब अगर ऐसे बच्चे जिनको दिखाई नहीं देता तो उनकी क्या पहचान हो सकती है कि ऐसे बच्चे कलर्स में अक्सर जो है कंफ्यूज्ड रहते हैं, कुछ कुछ सिमिलर कलर्स से जो है उनको नहीं पहचान पाते। बार बार हो सकता है आंखों को मिलते रहें, थोड़ी सी ज़्यादा रोशनी हुई तो आंखों से वो चकाचौंध महसूस करेंगे। आपने भी जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप बिल्कुल अंधेरे गुप्त कमरे में हैं, या रात में सोते समय जब एकदम से लाइट ओपन होती है तो आपकी आंखों में बिल्कुल एकदम चकाचौंध हो जाती है, ठीक है। या आप कहीं धूप में बैठे हुए हैं, बहुत देर से 15-20 मिनट से आधे घंटे से धूप में बैठे हुए हैं, अचानक से आप नीचे आए रूम में या बंद जगह पर आए तो आपको 1-2 मिनट के लिए कुछ भी नहीं दिखेगा, सब ब्लैंक दिखेगा। धीरे धीरे चीज़ें आपको दिखनी शुरू होगी। तो ये इसी वजह से कि एकदम बहुत तेज रोशनी अगर बच्चे के ऊपर पड़ रही है तो भी बच्चे को जो है दिक्कत हो सकती है, या बच्चा अंधेरे में और एकदम से तेज रोशनी में जाए तो भी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि बच्चा जो है ऑब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा निकट लाकर, बहुत ज़्यादा पास लाकर पढ़ रहा हो। बुक है, बुक को बहुत नज़दीक से पढ़ रहे हो। सीधी सी बात, अगर बच्चे को दूर का नहीं दिखाई देता होगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट को या बुक्स को बहुत आंखों के बहुत ही पास लाकर वो पढ़ने की कोशिश करेगा। आंखों पर जैसे उसको थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, थोड़ा सा दबाव पड़ेगा, आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, जिन बच्चों को देखने में प्रॉब्लम होती है। इनके अक्सर सिर दर्द की शिकायत रहती है, हेडेक। अगर किसी को आइज में प्रॉब्लम है, आप सब खुद भी फील कर सकते हैं, अगर किसी की आईसाइट वीक है तो आपके हेडेक बहुत ज़्यादा होता होगा। आप थोड़ी देर ग्लासेस वगैरह का, चश्मे का यूज़ ना करें तो आपको हेडेक हो जाएगा। अब फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों की पहचान तो वो तो साफ तौर से देख भी सकते हैं आप, जैसे कि बच्चा जो है बैठने में, खड़े होने में, चलने में उसको परेशानी होती है, बच्चे की मसल्स वीक हो जाती है, बच्चा बहुत जल्दी थकना शुरू कर देता है, थोड़ा सा काम किया बच्चा थक जाएगा। इसी वजह से उनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत चिड़चिड़ा होता है, वे बहुत सेंसिटिव होते हैं, थोड़ी सी बात पे एकदम से चिड़चिड़ा आ जाएंगे। ये अपने जीवन के प्रति निराशावादी होते हैं, यानी कि डिप्रेस्ड होते हैं अपने लाइफ के प्रति। इनको लगता है कि जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, इनमें इन्फीरियरिटी आ जाती है, हीन भावना, इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो खत्म हो जाता है, ये अपने आप को बहुत ही छोटा समझना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ पहचान है। अब अगर बात करें कि ऐसे बच्चों के एजुकेशन कैसे कर सकते हैं, तो जो बच्चा सुन नहीं सकता उनके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जब हम पढ़ा रहे हों तो टीचिंग एड्स का यूज़ करें, जैसे कि चार्ट्स का, ब्लैक बोर्ड्स का, रंगीन चौक का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि जो बच्चा सुन नहीं पा रहा है वो देखकर चीज़ों को समझने की, करने की कोशिश कर लेगा। बोलते समय छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। जब भी आप बोल रहे हों तो छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज़ करें, बहुत लंबे लंबे सेंटेंस यूज़ ना करें, क्योंकि बच्चे को सुनने में दिक्कत है। छोटे छोटे सेंटेंसेस वो जल्दी समझ जाएगा, बड़े बड़े सेंटेंसेस को समझने में उसको दिक्कत होगी। ऐसे बच्चों को आगे बैठा सकते हैं आप कि भाई बच्चे को कम सुनाई दे रहा है तो क्लासरूम में फ्रंट सीट पर बैठा दीजिए, ताकि उसको नज़दीक से ज़्यादा सुनाई दे जाए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि क्लासरूम में टीचर्स की जो वॉइस है वो गूंजती ना हो, तो रूम ऐसा हो जहाँ पर किसी भी तरह की कोई इको ना हो। अगर इको होगी तो बच्चे को प्रॉब्लम होगी। ऐसे बच्चों को पढ़ाते समय अमेरिकी चिन्ह लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, यानी कि साइन लैंग्वेज होती है एक अमेरिका की, तो वो इस्तेमाल की जाती है, जिसमें कि जब जो बच्चे हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता है, उनको बातें समझाने के लिए साइन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जेस्चर्स का यूज़ करें। जब आप बोल रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों का, उंगलियों का, जेस्चर्स का यूज़ करें, ताकि बच्चा जिसको सुनाई नहीं दे रहा है वो आपके जेस्चर्स के थ्रू चीज़ों को समझ पाएगा। ऐसे बच्चे जो की हियरिंग इम्पेयरमेंट बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो बच्चे प्रोफाउंड है, बिल्कुल पूरी तरीके से सुन ही नहीं सकते, तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं, तो वहाँ पर उनका अरेंजमेंट कराया जाना चाहिए। इसके अलावा ऐसे बच्चों के लिए क्या है होता है, ये ज़रूरी होता है कि ऐसे बच्चे को कोई स्किल्स ज़रूर सिखाएं, कोई वोकेशनल कोर्सेज ज़रूर सिखाएं, ताकि बच्चा खुद में इंडिपेंडेंट बन सके, आगे चलकर फ्यूचर में उसको लाइफ में कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। ये पॉइंट आप हर एक डिसेबिलिटी में लिख सकते हैं।
भाई बच्चे को देखने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, बैठने में दिक्कत है, तो उनमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि फ्यूचर के लिए सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना। तो ऐसे बच्चे के लिए कोशिश ये करें कि कोई ना कोई टैलेंट अगर उनमें है, कोई स्पेशलिटी उनमें है, तो उसको निखारें, डेवलप करें और बच्चे को जो है आगे फ्यूचर के लिए इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें। कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को ज़रूर दें। तो ये पॉइंट आपके सभी कैटेगरीज में आ सकता है। अब बात करते हैं ऐसे बच्चों के एजुकेशन की जिनको दिखाई नहीं देता। तो ऐसे बच्चों को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें, चश्मों का प्रयोग करने के लिए कहा जाए, क्योंकि अगर आप एज गरीब बच्चों के पास जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं जहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती इन चीज़ों की, तो उनको अवेयर करें चीज़ों के बारे में। क्लासरूम में कोशिश करें कि प्रॉपर लाइटिंग अरेंजमेंट हो, बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट भी ना हो, बहुत धीमी लाइट भी ना हो। आपके जो हानिकारक पटाखे होते हैं, पानी के गुब्बारे फेंकना या गंदे रंगों का प्रयोग करना, इन सभी चीज़ से बचें। जब आप अगर सूर्य ग्रहण देख रहे हों, सोलर एक्लिप्स देख रहे हो, तो अपने सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें। नुकीले खिलौने जो होते हैं, कील वगैरह जो होती है, इस तरीके की नुकीली चीज़ों से बच्चे को दूर रखें। बच्चे को कोई ना कोई प्रशिक्षण, वही वाली बात आ गई, सेम मैंने कहा था हर एक कैटेगरी में आ जाएगी कि कोई ना कोई स्किल दे, कोई ना कोई वोकेशनल कोर्स दे, ताकि बच्चा आगे चलकर सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके। ऐसे बच्चों के लिए जो बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लाइंड होते हैं, ब्रेल लिपि का यूज़ किया जाता है। ये लुइस ब्रेल ने डेवलप की थी ब्रेल लिपि, जिसमें कि कुछ उभरे हुए लेटर्स लिखे हुए होते हैं, जिनको बच्चा उंगली फेर फेर कर उन लेटर्स को पहचानता है और समझता है। जो नेत्रहीन बच्चे होते हैं, इस तरह के बच्चों के किसी भी तरह का कोई एग्जाम वगैरह नहीं होना चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए स्पेशली ट्रेंड टीचर्स रखी जानी चाहिए। ये पॉइंट भी आपका कॉमन पॉइंट है, हर एक कैटेगरी में आ जाएगा। बच्चे की डिसेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए स्पेशली ट्रेंड टीचर्स होने चाहिए। कक्षा में उचित रोशनी यानी कि एक सुटेबल लाइट्स की अरेंजमेंट की जानी चाहिए। अब इसके बाद अगर बात करें फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए, तो स्पेशली ट्रेंड टीचर्स होने चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए आराम कक्ष होना चाहिए, यानी कि रेस्ट रूम होना चाहिए। बच्चा बहुत जल्दी थक जाता है काम में, तो धीरे धीरे बीच बीच में अगर बच्चे को रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़े, तो रेस्ट रूम ऐसे बच्चों के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए होना चाहिए। बच्चे के कोई प्रॉब्लम है तो नर्स, डॉक्टर्स या फर्स्ट एड की जो अरेंजमेंट है वो स्कूल में होनी चाहिए। स्कूल के रूम्स के जो दरवाजे हैं, जो डोर्स है, वो बड़े बड़े होने चाहिए, चौड़े होने चाहिए, ताकि फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों की जो व्हील चेयर है वो आराम से अंदर जा सके। कोशिश ये करें कि ऐसे बच्चों की जो कक्षाएं हैं, जो क्लासेस है, वो ग्राउंड फ्लोर पर हो, ताकि बच्चे को चढ़ने करने की ज़रूरत ना पड़े। पानी पीने की टंकी का जो ऊंचाई है वो बच्चे के कद के अनुसार हो, यानी कि पानी पीने की जो टंकी है वो बहुत ज़्यादा ऊंची ना हो, नॉर्मल हाइट पर हो, ताकि जो बच्चा व्हील चेयर पर बैठा हुआ है वो भी आराम से पानी को पी सके। स्कूल में रैंप या लिफ्ट वगैरह की अरेंजमेंट की जानी चाहिए। ये सब पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल जेन्युइन पॉइंट्स है, जो कि आप लोग खुद भी इमेजिन कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कहीं बुक से आपको पढ़ा लिखा के और वही रटा रटो कर पढ़ना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कॉमन है, हर एक में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर एजुकेशन की बात करें, बच्चे को किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो, उसके अंदर ये आप पॉइंट लिख सकते हैं। कैसे कि पहला आपका आ जाता है कि ट्रेंड टीचर्स, कि बिल्कुल ट्रेंड टीचर्स होने चाहिए ऐसे बच्चों के लिए, प्रशिक्षित शिक्षक होने चाहिए, ठीक है। आप लिख सकते हैं ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल करिकुलम होना चाहिए, यानी कि स्पेशल अरेंजमेंट की जानी चाहिए, स्पेशल करिकुलम होना चाहिए। कोई भी डिसेबिलिटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग एड्स यूज़ करें, क्योंकि टीचिंग एड्स का जितना यूज़ करेंगे बच्चे की डिसेबिलिटी को उतना ज़्यादा कम किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपके 3 पॉइंट हो गए। 4th पॉइंट आपका हो सकता है कि ऐसे बच्चों के लिए वोकेशनल कोर्सेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा दें, ज़्यादा से ज़्यादा वोकेशनल कोर्सेज देने की, सिखाने की कोशिश करें। कोई ना कोई स्किल बच्चे को देने की कोशिश करें, कोई ना कोई टैलेंट बच्चे में हो तो वो डेवलप करें। बच्चे की नीड्स को समझें। 6 पॉइंट आ जाएगा, बच्चे की स्पेशल नीड्स को समझें। तो ये तो ऐसे पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, आप हर तरह की डिसेबिलिटी में लिख सकते हैं। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा तो ये 5-6 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स आपको बता दिए, कॉमन पॉइंट्स है, हर तरह की डिसेबिलिटी में आप लिख सकते हैं। इनको अगर आपने हेडिंग वाइज लिख दी ना, तो 2 पेज तो आपके इन्हीं में फिल हो जाएंगे आराम से, कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं।
ठीक है। आप हेडिंग डालिए वोकेशनल कोर्स, इसके अंदर लिख दीजिए कि इस तरह के बच्चे, डिसेबिलिटी वाले बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कोई ना कोई व्यावसायिक शिक्षा दे, वोकेशनल कोर्सेज के बारे में एजुकेशन दे, ताकि बच्चा आगे चलकर सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सके, खुद में आत्मनिर्भर बन सके, बच्चे को किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहना पड़े। तो इस तरीके से अपने लैंग्वेज में आप जो 3-4 लाइन में इसको लिख सकते हैं। 6 आपके पॉइंट्स हैं। पहले आप चाहें तो ये ऐसे कर सकते हैं कि आपने एजुकेशन हेडिंग डाली कि आपकी एजुकेशन बच्चों की, और चार्ट में इन 6 के 6 पॉइंट्स को जो है मेंशन कर दिया, और उसके बाद इनको 1 बाय 1 हेडिंग डाली, इनके आंसर लिख दिए। सिर्फ एजुकेशन में आपके 2 से 3 पेज भर जाएंगे। ठीक है। रीजंस का भी सेम काम कर सकते हैं। रीजंस में भी कुछ कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं। रीजन में कॉमन पॉइंट क्या होंगे आपके, जैसा कि एक तो हो जाता है हेरिडिटी, आपका हमेशा कॉमन पॉइंट आएगा आनुवांशिकता। ठीक है। हेरिडिटी यानी कि जन्म से बच्चे को हो सकता है, या कोई दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट हो जाए, ये भी अक्सर मोस्टली सभी में आएगा, मोस्टली सभी डिसेबिलिटीज़ में आएगा, कुछ 1-2 में नहीं आएगा, बाकी सब में आएगा कि बच्चे को कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, जिसकी वजह से बच्चों की आंखों की रोशनी भी जा सकती है, बच्चे की सुनने की क्षमता भी जा सकती है, बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड भी हो सकता है, बच्चे के ब्रेन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, अगर बच्चा मेंटली वीक हो जाए तो ये भी आपका हर एक में आ सकता है। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉइंट्स कॉमन है। अगर आप इस तरीके से टेबल में बनाकर लिखेंगे ना, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ये तो यहाँ पर मैंने पीपीटीज में बनाए हुए हैं, तो आपको ज़्यादा पेजेस लग रहे हैं। जब आप इसको अपनी नॉर्मल कॉपी में लिखेंगे तो 2 से 3 पेजेस में आपके ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। इसका बेनिफिट क्या होता है कि जब आप एग्जाम टाइमिंग में आपके पास सिर्फ थोड़ा सा टाइम होता है, सारा कुछ रिवाइज करना होता है ना, तो एक साथ सारी डिसेबिलिटी आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। आप आराम से उनमें जो है मेन पॉइंट्स को रीड कर सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम के लिए सारा एक रिवीजन जो है वो पूरा कंफर्म हो जाए। तो इस तरह के नोट्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बनाइएगा, शॉर्ट नोट्स जिनको कहा जाता है, जिनमें सिर्फ बुलेट पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज़्यादा पेजेस लग रहे हैं। आप सिर्फ अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपको और ज़्यादा कम स्पेस लगेगी। नोट्स शॉर्ट नोट्स है, इसलिए यहाँ पर कम है। जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो यही क्वेश्चन जो है आप 6-7 पेज में आराम से फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सिर्फ एजुकेशन के आप 2 से 3 पेज भर सकते हैं, बाकी रीजंस वगैरह में तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपके ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक्स का हमें इंतज़ार रहता है। इसी तरह की और वीडियोज़ को अगर आप पाना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि और वीडियोज़ इस तरह की लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकेंड ईयर दोनों की क्लासेज जो है इसी तरीके से आपको डेली इवनिंग के टाइम में मिलती रहेगी। इवनिंग में आपको डेली किसी भी टाइम में मिल जाएगी। आप बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आप स्पष्ट क्लासेस जाकर सर्च करेंगे तो आपको जो है हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।